नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या बीजेपी में सबसे बड़ा झगड़ा खत्म हो गया है? सबसे बड़ा झगड़ा मतलब योगी और अमित शाह के बीच में कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। क्या इस शीत युद्ध में, कोल्ड वॉर में समझौता हो गया है, या फिर इस कोल्ड वॉर का द एंड हो गया है, या फिर अभी इंटरवेल है? और इंटरवेल के बाद, इस इंटरवेल के बाद ही असली पिक्चर शुरू होने जा रही है। अब दोस्तों, इस वीडियो से एक चीज तो आपको भी पता लग गई होगी कि राजनाथ सामने से गुजरे तो योगी जी ने नमस्कार किया, प्रणाम किया, और जब अमित शाह देश के नंबर 2 सामने से जा रहे हैं तो योगी जी ने प्रणाम नहीं किया। इस वीडियो में जो दिख रहा है उससे बहुत कुछ जाहिर है, और यही जो स्थिति है जो बताती है, जाहिर करती है, कंप्रोमाइज नहीं हुआ है, इंटरवेल चल रहा है। इस पर मैं बड़ा खुलासा करूंगा, जब एक्सपर्ट्स के साथ बात करूंगा बड़ा खुलासा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूं, सो दैट ये जो तस्वीर है, ये जो सत्ता का संघर्ष है बीजेपी के अंदर, वो थोड़ा सा और क्लियर हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। और इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप गौर करें और 2 तारीख, 2 डेट्स, इनको जरा ध्यान से देखें। पहली जो डेट है वो है 17 सितंबर, 17 सितंबर 1950, 1950। अब ये जो तारीख है पुरानी तारीख है, मैंने इसलिए दिखाई, इंपॉर्टेंट है तारीख। ये मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की डेट ऑफ बर्थ है, 17 सितंबर 1950। अब दोस्तों, एक और तारीख नोट करिए, गौर करिए, और ये तारीख है 17 सितंबर 2025, 17 सितंबर 2025। अब ये तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर मोदी जी कंटिन्यू करते हैं, ये बैसाखी की सरकार नहीं गिरती है, कंटिन्यू करती है, तो 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री 75 इयर्स प्लस हो जाएंगे, 75 साल पूरे कर लेंगे। अब ये 75 साल जो है, दरअसल ये आरएसएस का एक तरह का अघोषित पैरामीटर है, और अगर आरएसएस के हिसाब से चलें तो मोदी जी को फिर 75 साल के बाद रिटायर होना चाहिए, जैसे जोशी जी हुए या अडवाणी जी को रिटायर किया गया। तो 75 साल एक कट ऑफ डेट मान लीजिए। हालांकि यहाँ मैं एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि मोदी जी, क्योंकि वही मोदी हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात मानी जाए, तो मोदी जी रिटायर होंगे नहीं होंगे ये मोदी जी को तय करना है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ने जा रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये तारीख जो है 75 साल पूरे होने की, 17 सितंबर 2025, अगले ही साल, ये तारीख अमित शाह के लिए, मोदी जी के जो नंबर 2 हैं, जो उनके चाणक्य, अमित शाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अमित शाह को मोदी जी का उत्तराधिकारी बनना है बिना किसी विवाद के, तो फिर इस तारीख से पहले अमित शाह को अपने रास्ते से हर कांटे को किनारे करना होगा। और जो कांटे हैं उनमें एक कांटा तो बहुत ही बड़ा है, इसीलिए जंग हो रही है, योगी वर्सेस शाह। योगी सबसे बड़ा कांटा, हालांकि कांटा नितिन गडकरी भी हैं, कांटे कुछ और भी हैं, शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं, राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं। अब आगे मैं एक्सपर्ट के साथ मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूं कि योगी ही सबसे बड़ा कांटा क्यों है और तैयारी क्या है चाणक्य की इस कांटे को किनारे करने की। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि अगर कांटा हटाना ही था तो उत्तर प्रदेश में जो शर्मनाक हार हुई है बीजेपी की, कहाँ 80 में से 75 सीट की बात कर रहे थे, 33 पर आ गए, तो तभी हटा देना चाहिए था योगी आदित्यनाथ को। तब क्यों नहीं हटाया? जाहिर तौर पे बहुत से कारण हैं, योगी जी का भी विकल्प भी मोदी और शाह ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ और कारण भी हैं, कुछ तत्कालिक कारण भी हैं। मैं उनका जिक्र करने जा रहा हूँ। जो लेटेस्ट अपडेट है, और लेटेस्ट अपडेट ये है कि 12 अगस्त तक मोदी जी और शाह साहब संसद में व्यस्त हैं, और फिर 2 दिन के बाद 15 अगस्त है, 13-14 के बाद 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, और मोदी जी को लाल किले में एक बहुत ऐतिहासिक भाषण देने जा रहे हैं। और 15 अगस्त के बाद, आफ्टर 15th of August, बीजेपी को नया अध्यक्ष चुनना है। नड्डा जी तो, उनका कार्यकाल तो बहुत पहले ही खत्म हो गया, तो फिर नया अध्यक्ष चुना जाएगा 15 अगस्त के बाद, बीजेपी का नया चीफ। और हो सकता है उस बीजेपी के चीफ के थ्रू ही खेलो उत्तर प्रदेश में।
उसके बाद सितंबर और अक्टूबर का महीना है। उस सितंबर और अक्टूबर के महीने में मोदी जी और शाह साहब को 3 क्रूशल स्टेट्स की तैयारी करनी है चुनाव की। महाराष्ट्र इस देश का सबसे अमीर राज्य है, हरियाणा जो बीजेपी का नया गढ़ है, झारखंड जहां बीजेपी जीतने के सपने देख रही, ये 3 राज्य जीतने होंगे अगर मोदी जी को बैसाखियां थोड़ी मजबूत करनी है, हौसला थोड़ा बढ़ाना है। तो सितंबर और अक्टूबर जो है वो इन 3 राज्यों की तैयारी में गुजर जाएगा, इसलिए ऑपरेशन यूपी नहीं हो सकता। और उसके बाद नवंबर में इन 3 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि नवंबर तक एक समझौता है। तो दोस्तों जो वजह थी समझौता करने की, या मोदी थोड़ा सा झुके या अमित शाह थोड़ा सा चुप रहे, उसकी वजह ये थी कि पहले संसद का बजट, उसके बाद फिर 15 अगस्त के बाद फिर नए बीजेपी के अध्यक्ष की तलाश, फिर चुनाव की तैयारी, फिर चुनाव के नतीजे। इस बीच में योगी को छेड़ना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता, एक नया फ्रंट खुल जाता अमित शाह के लिए जो इलेक्शन पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं 3 राज्यों के लिए। तो आप मान के चलिए कि नवंबर के बाद ही असली पिक्चर शुरू होगी। और नवंबर के बाद क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? क्या वाकई योगी की उल्टी गिनती शुरू होगी? क्या योगी को कुर्सी से उतार दिया जाएगा और उनकी जगह किसी और को बैठा दिया जाएगा? या योगी हटने वाले नहीं हैं, योगी के पीछे आरएसएस और बीजेपी के कई लोग हैं? क्या इतना आसान नहीं है योगी को हटाना? इसीलिए ये जो शीत युद्ध है खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, 1-2 बरसों से खिंचता जा रहा है। और सामने धीरे धीरे वो जो तारीख है 17 सितंबर 2025 वो करीब आ रही है, जब मोदी जी 75 साल के पूरे हो जाएंगे। तो एक बड़ी पसोपेश की स्थिति में अमित शाह भी है और उतने ही टेंशन में योगी जी और उनका खेमा भी है। बहरहाल क्या होने जा रहा है, 2 एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा साहब होंगे, नज़र रखते हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सियासत पर, मोदी शाह को भी रीड करते हैं, योगी को भी रीड करते हैं। और हमारे साथ डेटा जर्नलिस्ट होंगे अभिषेक कुमार। दोनों से इसी सवाल पर आज बात होगी और कोशिश करेंगे इस सवाल को गहराई से इसकी पड़ताल करने की। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलते हैं सीधे उमाकांत लखेड़ा और अभिषेक कुमार के पास। लखेड़ा साहब, मेरा जो साफ सवाल है, जो सीधा मेरा सवाल है वो ये है कि योगी वर्सेस अमित शाह की जो लड़ाई है जिसको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, उत्तराधिकार की लड़ाई है, मोदी के बाद कौन, क्या ये लड़ाई में कंप्रोमाइज हो गया है, समझौता हो गया है, या ये लड़ाई जारी है, इस लड़ाई में इंटरवल है, मध्यांतर हुआ है? देखिए, मैं बहुत सरल शब्दों में आपके दर्शकों को बता दूं कि जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं और एक टकराव की नौबत आती है, तो जो सेनापति है, दोनों सेनाओं के सेनापति में बीच में एक इंटरवेंशन होता है कि भाई ऐसा है कि इस समय मत लड़ो, दोनों तरफ से मारकाट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जो सेनाएं होती हैं जो हथियारों से लैस है, वो सेनाएं धीरे वापस अपने बैरक में गई हुई है, सेनाएं वापस में बैरक में सेनाएं लौट गई हैं। और अब वो जब आएंगी, जब मौका आएगा तो पूरी साजो सामान और तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि जो खटास है वो खटास अब मिटने वाली नहीं है। जो गांठ बन चुकी है मतभेदों की, वर्चस्व की लड़ाई, कब्जा करने की लड़ाई, पार्टी संगठन पे कब्जा, सरकार पे कब्जा, संगठन पे कब्जा, यूपी पे कब्जा, मुख्यमंत्री को हटाना, चढ़ाना, बिठाना और फिर उनको हिला हिला के देखना कि इसने पैर तो नहीं जमा लिए, ये ज्यादा दिन कैसे जम गया है। अब ये देखिए कि गुजरात लॉबी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जैसे ही इनको योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, आनंदीबेन पटेल को गुजरात से लाके उनकी छाती पे बिठा दिया। तो ये क्यों बिठाया? गुजरात लॉबी ने जो खेल किया उनके आगे आ रहा, जो उन्होंने किया था, जो उन्होंने गड़बड़ किया वो आगे आ रहा था। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नेताओं ने बोला, एक नहीं दसियों नेताओं ने बोला कि गुजरात के उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश के सारे ठेके कैप्चर कर लिए हैं, जमीनें कैप्चर कर, उत्तराखंड तक कैप्चर कर लिया। तो मेरा ये कहना, ये मानना आपको कि ये सारी चीजें कुछ दिन के लिए, सिर्फ कुछ महीने का इंतजार है, ये लड़ाई फिर शुरू होगी। और मैं आपको बता दूं कि 2025 सितंबर को मोदी जी के 75 साल पूरे हो जाएंगे और रोड मैप आरएसएस ने बना दिया है
कि इनको कहेंगे महाराज अब आप मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए। तो ये लड़ाई मैक्सिमम 6 महीना और 1 साल भर के लिए रुकी हुई है जी। 6 महीना, यानी आप कह रहे हैं कि मोदी के 75 साल पूरा होने से पहले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, 75 ईयर्स के होने से पहले अमित शाह चाहते हैं कि वो अपनी जगह परमानेंट कर लें और जो सबसे बड़े कांटे हैं उनको हटाएं, और जो जाहिर तौर पे सबसे बड़ा कांटा वो योगी है। ये सवाल जरा अभिषेक जी आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या अमित शाह के लिए जो सबसे बड़ा जो कांटा है उनके राह का, रास्ता का, वो क्या वाकई योगी आदित्यनाथ है, नितिन गडकरी नहीं है, राजनाथ सिंह नहीं, इट्स ओनली मिस्टर योगी? देखिए, ओनली मिस्टर योगी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़े कांटे योगी आदित्यनाथ जरूर है जी। और अक्सर आप देखते हैं बीजेपी की स्थिति आज कहां है, खासकर उत्तराधिकार के मामले में या चुनावी समीक्षा के मामले में, कहां पर बीजेपी खड़ी है? तो ये स्थिति है किसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई ट्रेन की तरह, जिसका इंजन बदला जाना है। ट्रेन का इंजन जब बदला जाता है तो गाड़ी को कुछ देर के लिए रोकना पड़ता है। कई बार आप देखते हैं कि उल्टी डायरेक्शन में भी ट्रेन को ले जाने के लिए इंजन को आगे से पीछे लगाया जाता है। वही ट्रेन बीजेपी में चल रहा है। आपने देखा होगा, आप तो लखनऊ के रहने वाले हैं, चारबाग रेलवे स्टेशन जो एनी रेलवे वाला है, वहां भी वही होता है, ट्रेनें आती है, टर्मिनेट होती है और फिर इंजन आगे से पीछे काट करके लगाया जाता है। तो यहाँ किसी एक के पॉलिटिकल करियर को टर्मिनेट होना है। ओहो, योगी आदित्यनाथ हो या एक अमित शाह व्यक्ति को, ओके जी, ओके, एक व्यक्ति को पीछे हटना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ या अमित शाह, ये आप कहना चाह रहे हैं जी। और ये पीछे, इस बार जो पीछे हटा वो गया। ये राजनीतिक तौर पर तय मानिए कि जो भी इन दोनों में से पीछे हटा वो गया, और दोनों अगर बने रह गए तो एडवांटेज योगी आदित्यनाथ है, एडवांटेज अमित शाह नहीं है। अमित शाह साहब के व्यक्तित्व में वो अट्रैक्शन नहीं है जो योगी आदित्यनाथ में है। उनके साथ चुनावी हिंदुत्व का वो ग्लैमर नहीं जुड़ा है। अमित शाह प्रबंधन के आदमी है और प्रबंधन में मैनेजमेंट के आदमी है। मैनेजमेंट का आदमी कभी भी चेहरा नहीं हो सकता। आरएसएस इस बात को बखूबी जानता है कि अटल बिहारी वाजपेयी से जितने मतभेद रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी ही चेहरा हो सकते हैं जी, वो गोविंदाचार्य नहीं हो सकते। जी जी, लखेड़ा साहब, एक सवाल और आ रहा है। आज मेरी कुछ बीजेपी कवर करने वाले रिपोर्टर्स से बात हुई और खासकर बीजेपी पार्टी के भीतर के एक आध लोगों से भी, सूत्रों से बात हुई। उनका ये कहना है कि मोदी और शाह अभी चाहते हैं कि 12 अगस्त तक ये संसद का सत्र खत्म हो जाए, उसके बाद 15 अगस्त को मोदी जी को लाल किले से भाषण देना है। तो भाषण देने के बाद फिर वो बीजेपी का अध्यक्ष बनाएंगे। नड्डा साहब की जगह किसी अपने आदमी को बनाने की कोशिश हो रही है, वो देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, हम वो स्पेकुलेट नहीं कर रहे। तो मोदी जी फिर अध्यक्ष बनाएंगे और जब अध्यक्ष बन जाएगा, नड्डा की जगह जिसको भी वो बैठाएंगे, वो फिर ऑपरेशन यूपी शुरू करेगा। यानी योगी के अगेंस्ट जो कुछ भी होना है, अमित शाह फ्रंट पर नहीं आएंगे, मोदी फ्रंट पर नहीं आएंगे, किसी के थ्रू, यानी जो नया अध्यक्ष होगा भाजपा का, उसके हाथ में तलवार पकड़ाई जाएगी। जी देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये योगी अभी जो गुजरात लॉबी है मोदी और अमित शाह में, मेरा ये कहना है कि अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का विकल्प मोदी और अमित शाह के पास नहीं है। और अगर विकल्प होता तो 48 घंटे जो उत्तर प्रदेश में जो करारी हार हुई है, उसके 48 घंटे बाद योगी जी से खुले रूप में इस्तीफा मांग लिया जाता कि आप इस्तीफा दीजिए, आप हार स्वीकार कर लीजिए। लेकिन योगी ने इनकी सारी फाइलें बना रखी हैं कि हार की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आपकी है, क्योंकि टिकट आपने बांटे। मेरे को तो पूछ के टिकट नहीं दिया है, क्योंकि योगी जी ने जो लिस्ट दी थी और दिल्ली आकर के योगी जी ने उनको कहा था कि ये 38-40 लोगों को जिनको आपने टिकट दी, इनका तो मैंने नाम ही नहीं सुना कभी, कौन लोग हैं ये। और योगी जी ने पहले कि आपने टिकट दिए तो इनको जिताने की जिम्मेदारी आपकी, मेरी नहीं है। तो ये चीजें पहले से ही तय हो गई थी और योगी आदित्यनाथ अकेले नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, मुख्यमंत्री हैं, जिनका गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक हर जिले में उनका एक समर्थक वर्ग तैयार हुआ है। और समर्थक वर्ग क्यों तैयार हुआ है? पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में एक ऐसी परिपाटी हुई कि साहब मुख्यमंत्री जी के यहाँ से
टेंडर छूट रहे हैं, ठेके छूट रहे हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रांसफर उद्योग बंद हो गया योगी जी के राज में। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार थानों का, ब्लॉक का, जिला अधिकारियों के अंडर में जो विभाग है, तहसील, उसका मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। भ्रष्टाचार चरम पर है उत्तर प्रदेश में। इस बार किसी को अगर मुगालता है तो मेरे को कांटेक्ट करे, मैं बताऊंगा उनको कि कहां यूपी में भ्रष्टाचार है। तो मेरा यह कहने का मतलब है, लेकिन इस पर लगाम कसी गई है। मुख्यमंत्री के कार्यालय या ऑफिस से टेंडर छुड़वाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए फोन नहीं जाते हैं, और ये चीजें हुई, और ये उत्तर प्रदेश में पहली बार हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के प्रति महिलाओं का, हर वर्ग की महिला, मिडिल क्लास और उच्च वर्ग, जो भी शहरी वर्ग जो भी है, शहरी वोटर है, वो बड़े पैमाने पर वो योगी के नाम पर वोट दिया। मैं यूपी में गया, मैंने 20 लोगों से पूछा कि भाई ये बताइए कि आप किसको वोट दे रहे हैं? हम तो योगी को दे रहे हैं। मैंने कहा ये लोकसभा का चुनाव है, योगी को क्यों वोट दे रहे हैं? ये तो मोदी का नाम पर कह रहा जी, यहाँ तो योगी नहीं रहना है, चाहे मोदी हारे या जीते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि योगी मौर्य जो है, या वो पाठक जी जो है, जो इनके नंबर 2 हैं, उनके वो जिलों के नेता हैं वो। जी, वो योगी के जो आभा मंडल है, योगी के आभा मंडल के आगे वो लोग टिकते नहीं है कहीं। जी नहीं, आपकी बात एकदम सही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी की नीति भले ही ठोकों की नीति हो, भले ही वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हो, ध्रुवीकरण करते हो, माहौल को गरमाते हो, लेकिन योगी के आगे केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक या कोई और नेता, स्वतंत्र देव सिंह या फिर सतीश महाना जो स्पीकर है, या सुरेश खन्ना, जो भी लोग हैं इस वक्त बीजेपी उत्तर प्रदेश में, इसमें पंकज चौधरी का भी नाम जोड़ दीजिए, कोई भी ऐसा नेता नहीं है आज की तारीख में बीजेपी के पास जो योगी जी की कुर्सी को रिप्लेस करते। ये आप कहना चाह रहे हैं, और इस वजह से ये एडवांटेज है, और यही अमित शाह को समझ नहीं आ रहा क्या करें। एक चीज पूछना चाहूंगा अभिषेक, आपको लगता है नया अध्यक्ष जब बीजेपी का आ जाएगा 15 अगस्त के बाद जब भी, और इधर महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड के चुनाव भी हो जाएंगे, फिर ये ऑपरेशन शुरू होगा? क्योंकि एक चीज बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट लखेड़ा साहब ने कही है कि मोदी के 75 साल होने से पहले अमित शाह चाहते हैं कि एक सेफ्टी उनको मिल जाए। तो समय कम है, 1 साल का समय है। आपको लगता है कि अगर बीजेपी महाराष्ट्र जीत जाती है, हरियाणा जीत जाती है, थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, हौसले बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो गुजरात लॉबी बहुत परेशान और बहुत बेहाल स्थिति में। अगर इन्होंने चुनाव जीता महाराष्ट्र का, हरियाणा का, उसके बाद द नेक्स्ट टारगेट वुड बी योगी, मिस्टर योगी आदित्यनाथ।